मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी अपने लास्ट लेक्चर में बेटा जी टॉपिक खत्म कर दिया था रेप्लिकेशन। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम बेटा जी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। आपने जब सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा तो वहां पे वर्ड बोला था, कुछ ऐसा लिखा था आप लोगों ने कि डीएनए जो है वो अगर अपनी कॉपी बनाता है तो कॉपी बनाने वाला प्रोसेस था बेटा जी रेप्लिकेशन। ये डीएनए फिर एक्सप्रेस होता है आरएनए की फॉर्म में, और यहां प्रोसेस का नाम था बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन। और ये आरएनए आगे जाके प्रोटीन को बनाता है और प्रोसेस का नाम था ट्रांसलेशन। तो मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन। तो सिंपल सा मतलब तो क्या हो गया कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल सी बात है। बट इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं अबाउट द आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कीजिएगा आरएनए क्या है। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा जी यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको बता दो बेटा जी यहाँ पे आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। except few virus। मेरे वर्ड को समझना। आरएनए है क्या। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है एक्सेप्ट फ्यू वायरस। मैंने ऐसा क्यों कहा और अच्छी बात करते हैं आपसे। मैं कहूंगा आरएनए को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं बेटा दो कैटेगरी में। एक को हम बोलते हैं यहाँ पे जेनेटिक आरएनए, एक को हम बोलते हैं बेटा जी नॉन जेनेटिक आरएनए। जरा वर्ड को समझना। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। और जब आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दो बातें होती है, इट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड, इट मे बी डबल स्ट्रैंडेड। तो मैंने कहा मैक्सिमम टाइम पे सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट इन द फ्यू केसेस इट बिकम डबल स्ट्रैंड व्हेन इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस पढ़ने वाले ट्रांसक्रिप्शन, वहां पे हम इस आरएनए की बात नहीं करने वाले बेटा। हम किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे इस नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करने वाले हैं। और अच्छे वर्ड को समझते हैं। आप लोगों को मैंने आरएनए वर्ड पढ़ाया था बेटा जी, आरएनए वर्ड। वहां पे आपने ये कहा था डीएनए है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो थ्रू द आरएनए करता है। हमारे जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी हमारे बॉडी में एंजाइम फॉर्मेशन वगैरह है, ये इवोल्व होते हैं अराउंड द आरएनए। और जिस आरएनए के इवोल्व हमारे लैब के प्रोसेस इवोल्व हो रहे, वो जो आरएनए की हम बात करने वाले, वो आरएनए कौन सा डेटा यहाँ पे नॉन जेनेटिक आरएनए है। हम यहाँ पे इस आरएनए की बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये केस ओनली इन द केस ऑफ द फ्यू वायरस है, जिसकी हमें बातें नहीं करनी है। हमें बातें किसकी करनी बच्चा यहाँ पे आपका वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन जेनेटिक आरएनए। मींस अगर किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो थ्रू द आरएनए एक्सप्रेस करता है। और लैब के जो प्रोसेस वो इवोल्व भी हो रहे हैं अराउंड द आरएनए। तो वो आरएनए क्या है जिसके अराउंड में चीजें इवोल्व हो रही है, जिसके अराउंड में हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेस इवोल्व हो रहे, जिसके अराउंड हमारा मेटाबॉलिज्म इवोल्व हो रहा है, वो आरएनए कौन है। तो मैं कहूंगा वो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा नहीं यहाँ पे आपने कहा सर एक आरएनए का नाम होता है एमआरएनए, एक का नाम होता है टीआरएनए, और एक का नाम होता है बेटा जी आरआरएनए। इसका नाम होता है बेटा जी मैसेंजर आरएनए।
इसका नाम होता है बेटा जी ट्रांसफर आरएनए। और इसका नाम होता है बेटा जी राइबोसोमल आरएनए। ठीक है बेटा जी, मैं थोड़ा सा इनका अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, वैसे हम इन तीनों आरएनए डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बाहर की आउटलाइन तैयार कर रहा हूं कि चीजें होती क्या है बेटा जी। इन तीनों आरएनए को अगर हम समझ के देखें तो मैं कहूंगा सबसे मोस्ट स्टेबल आरएनए वो कौन है यहाँ पे? आरएनए। मोस्ट अबेंडेंट आरएनए, मैं कहूंगा टोटल आरएनए का 80% ऑफ टोटल आरएनए अकेला कौन है बेटा जी? यहाँ पे आरएनए है। मैं वर्ड का टीआरएनए पे, टीआरएनए है बेटा जी 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। ठीक बात है। सबसे छोटा आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए, अगर कोई है तो कौन है यहाँ पे? टीआरएनए। मैंने एमआरएनए, लिस्ट स्टेबल आरएनए, ओनली 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए। जाने किन बातों को। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज द मोस्ट अबेंडेंट आरएनए? तो कौन सा बेटा जी यहाँ पे? आरएनए इज द मोस्ट अबेंडेंट आरएनए बेटा जी। कितना? 80% ऑफ द टोटल आरएनए बेटा जी। ये है 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। ये कितना? 10 to 5। लिस्ट स्टेबल कौन है बेटा जी? एमआरएनए। और मोस्ट स्टेबल कौन है यहाँ पे? आरएनए। ना पॉइंट को समझते हैं, ये तीनों आरएनए है क्या? तीनों आरएनए का काम क्या है? तो इसको समझने के लिए मैं कहानी आपको सुनाता हूं। लास्ट भी सुनाई थी आप लोगों को मैंने, पर चलेगा इस बार दोबारा सुन लेते हैं। आपकी मम्मी को किचन में डिफरेंट चीजों की रिक्वायरमेंट है, घर में किसी सामान की जरूरत है, वो सामान लेने आपको दुकान पे जाना है, तो आपकी मम्मी आपको एक लिस्ट बना के देती है, एक स्लिप बना के देती है। उस स्लिप में वो लिख देती है क्या क्या सामान उन्हें चाहिए घर में, और वो सामान ले जाके आप दुकानदार को देते हो। तो मैं आपसे पूछूं, वो जो लिस्ट आप लेके गए, वो जो पर्ची लेके गए, उस पर्ची ने क्या किया? उस पर्ची का क्या फंक्शन था? वो पर्ची क्या थी? तो आप कहोगे एक्चुअली वो पर्ची एक मैसेंजर थी। मम्मी को घर में क्या सामान चाहिए, उस सामान के बारे में बता दिया हमने दुकानदार को, तो मम्मी का मैसेज दुकानदार तक लेके जाने का काम किया उस पर्ची ने। वो एक मैसेंजर का काम करती है, एक मैसेज का काम करती है कि घर में क्या क्या चीज चाहिए, उसके सामान को उसे पता लग गया कि मुझे ये चीज देनी है। ठीक है। आप उस दुकान में देखते हो एक लड़का रहता है काम करने वाला, वो क्या करता है? उस पर्ची को पढ़ता है, मैगी चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, जो भी सामान चाहिए, वो एक एक सामान देखता है। अच्छा चीनी चाहिए, वो उठाता है या तोलता है, चीनी ला के देता है। शैम्पू चाहिए, उठाता है ला के दे देता है। ऐसे जो भी लिस्ट में सामान लिखा है, वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चीजें ला के आपके मेन काउंटर पर रख देता है। उसने क्या किया? उस लड़के ने वहां पे क्या काम किया? उसने उस चिट्ठी को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग चीजों को ट्रांसफर कर दिया, वो जहां रखी हुई थी वहां से लेके मेन काउंटर पे। उसका काम था ट्रांसफर करना चीजों का अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। अब थर्ड जो था, वहां पे जो लालाजी बैठे हैं मेन काउंटर के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं? उस सामान को पैक कर देते हैं पॉली बैग में, उसका प्राइस लगाते हैं और आपको हैंड ओवर कर देते हैं। तो वो जो चीज उसने ट्रांसफर की थी, उनको पैक करना, उसकी रेट लिस्ट बनाना और आपको हैंड ओवर करने का काम किसने किया? लाला जी ने, जो मेन काउंटर पर बैठे थे। वैसे ही काम हमारी सेल में होता है। कैसे सेल में होता है जरा समझिएगा। अब मैंने कहा भाई ये हमारी सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। समझो वही कहानी है, कुछ नई चीज नहीं। सर सेल में ये बैठा हुआ है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है डीएनए, और सर ये हमारा बैठा हुआ है राइबोसोम।
और मैं राइबोसोम को बोलूंगा इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री। भाई प्रोटीन कहां बनता है? राइबोसोम के पास बनता है, तो राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक बात है। अब आपने कहा सर प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या अमीनो एसिड है, और वो कहां बैठी है? साइटोप्लाज्म में बैठी हुई बेटा जी आपकी यहाँ पे अमीनो एसिड। तीनों चीजों को समझो। सेल में किस प्रकार का प्रोटीन बनना है इसकी इंफॉर्मेशन कहां है? डीएनए के पास है। प्रोटीन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या अमीनो एसिड है, वो कहां बैठा है? साइटोप्लाज्म में बैठा है। एंड उन अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? वो फैक्ट्री जो है वो कौन है? यहाँ पे राइबोसोम। अब जरा सोचो, मैंने जो लाइन आपको समझाई थी आरएनए वर्ल्ड के अंदर हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन अपने आप को इवोल्व कर लेते हैं अराउंड द आरएनए। और अच्छा वर्ड बोलो, ये डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए के ऊपर फॉर इट्स एक्सप्रेशन। मैंने वर्ड बोला डीएनए इज डिपेंडेंट अपॉन द आरएनए फॉर इट्स एक्सप्रेशन। तो समझो जरा बात को, इस डीएनए को सबसे पहले वो जो इंफॉर्मेशन वो कॉपी करनी पड़ेगी कि उसे किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, उस प्रोटीन में क्या क्या अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी, वो प्रोटीन क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। तो उसे वो इंफॉर्मेशन कॉपी करनी पड़ेगी, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी करेगा। तो मैं कहूंगा यहां डीएनए जब अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी करेगा तो मैं कहूंगा जो आरएनए बनेगा उसका नाम होगा एमआरएनए। अब जरा नाम को समझो, यहाँ पे एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। मतलब क्या बच्चा? मैसेंजर आरएनए। क्या किया? ये आपके उस मम्मी की चिट्ठी के इक्विवेलेंट है। दुकानदार को सामान देना है, पर क्या सामान देना है वो बता दो, मम्मी रही है ना, तो मम्मी ने लिस्ट में लिख के दे दिया। वही चीज को समझो, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि मुझे प्रोटीन बनवाना है। प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, वो इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। बट प्रोटीन बनाएगा कौन? राइबोसोम बनाएगा। तो उसने क्या किया? एक चिट्ठी लिखी, अपने मैसेज का कॉपी किया कि भाई मेरे को ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस से प्रोटीन चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन किसके पास है? एमआरएनए के पास। तो मैं पूछूं आपसे एमआरएनए क्या किया, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो, इट इज ए आरएनए दैट कैरी द मैसेज फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। that carry the message from DNA to the ribosome। डीएनए के पास जो मैसेज है प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन है उसको यहां तक लेके जाने का काम किसने किया? एमआरएनए ने किया। समझ में आ गया होगा पॉइंट। अभी राइबोसोम कह रहा है भाई मैं प्रोटीन तो बना दूं, बट प्रोटीन बनाने के लिए मुझे तो अमीनो एसिड चाहिए, और अमीनो एसिड कहां बैठी है? साइटोप्लाज्म में। तो कोई मुझे ऐसा भी चाहिए जो यहां इन अमीनो एसिड को ट्रांसफर करे। तो मैं कहूंगा अब इसी डीएनए ने अपने आप को ट्रांसक्रिप्शन किया और यहां पे बनाया बेटा जी टीआरएनए। उसने कहा आपका काम मैसेज लेके जाना नहीं है राइबोसोम के पास में, आपका काम क्या है? इस राइबोसोम को जो जो अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन को बनाने के लिए उनको ट्रांसफर करना है आपको। तो इसका काम क्या है बेटा जी टीआरएनए का? ट्रांसफर आरएनए। इट ट्रांसफर द अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। आगे बढ़ के लिए अब थर्ड वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे, ये राइबोसोम का एक और नाम होता है, अगर आप लोगों को याद 11th क्लास का, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब राइबोसोम जो होता है दो चीज से मिलकर बनता है बेटा जी, आरएनए प्लस में प्रोटीन से मिलकर बना। और जो आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होता है उस आरएनए को बोलते हैं बेटा जी राइबोसोमल आरएनए। तो मैं कहूंगा बेटा जी इस राइबोसोम को बनाने के लिए भी उसने एक और आरएनए बनाया, और वो आरएनए कौन है बेटा जी? यहाँ पे आरएनए। तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमआरएनए बनता है बेटा जी, मैं कहूंगा ट्रांसक्रिप्शन वर्ड का मतलब है डीएनए के ऊपर आरएनए बनना। टोटल सेल में कितने तरह के आरएनए बनते हैं? मैं कहूंगा 3 टाइप ऑफ आरएनए बनते हैं। या तो एक ऐसा आरएनए बनता है जिसका काम होता है ट्रांसफर करना अमीनो एसिड का फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, या उसका काम था मैसेज को लेके जाना, एक चेन को बनवाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनवाने के लिए, प्रोटीन को बनवाने का मैसेज लेके जाना। बट एक और भी आरएनए है जिसका काम है राइबोसोम को बनाना, और अच्छा वर्ड यूज करते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, फिलहाल आप लोगों ने सेल चैप्टर दोबारा पढ़ा है, तो मैं दोबारा आपसे पूछूं व्हाट इज न्यूक्लियोलस?
से टॉपिक की बारीकियों को समझते हैं, टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बातों को समझते हैं। मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियस क्या था? न्यूक्लियस के अंदर एक वर्ड आया था न्यूक्लियस, क्या था ये न्यूक्लियस? अभी पढ़ा है आप लोगों ने सेल चैप्टर, तो आप लोगों को याद आना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस। आपने कुछ ऐसा कहा है, देखिएगा वर्ड को दोबारा समझते हैं। सर इस डीएनए में, इस न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमेटिन होता है और क्रोमेटिन का पार्ट ऐसे कंटेंट्स होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन दैट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। आपको याद होना चाहिए, मैंने वर्ड बोला न्यूक्लियस इज द राइबोसोम फैक्ट्री। याद आ रहा है ये वर्ड? मेरे बेटा ये वर्ड याद आ रहा है 11th क्लास का? न्यूक्लियस क्या है? इट इज द राइबोसोम फैक्ट्री। इसका मतलब इस राइबोसोम को बनाने के लिए मुझे जो आरएनए बनाना है और जो प्रोटीन बनाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है बेटा जी? यहाँ पे इस न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डीएनए, वो भी एक क्रोमेटिन ही तो है। देखो मैंने वर्ड लिखा है क्रोमेटिन, आपको ये वर्ड आपको समझ में आ जाना चाहिए। डीएनए जो होता है एक नॉन डिवाइडिंग सेल में, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। दो तरह का क्रोमेटिन पढ़ा है बच्चा आपने यहाँ पे, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की फॉर्म में तो होता है डीएनए नॉन डिवाइडिंग सेल में। तो मैंने कहा डीएनए यानी कि क्रोमेटिन, वो डीएनए वो क्रोमेटिन जिसके पास इंफॉर्मेशन है किसको बनाने की बेटा? यहाँ पे इस आरएनए को और प्रोटीन को बनाने की, जो मिलके क्या बनाएगा बेटा? राइबोसोम बनाएगा। हम ही कहते हैं न्यूक्लियस इज नथिंग, इट इज ए राइबोसोम फैक्ट्री। आई होप ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। छोटा सा वर्ड समझ जाए बेटा जी यहाँ पे आपका, क्या वर्ड समझ में? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वर्ड का मतलब है डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है आरएनए की फॉर्म में। मैंने ये वर्ड कभी यूज नहीं करूंगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी करता है एमआरएनए की फॉर्म में या टीआरएनए की फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में। मैंने ऐसा वर्ड नहीं यूज किया। मैंने वर्ड यूज किया इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए डीएनए कॉपी इट्स इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म ऑफ आरएनए। वो आरएनए की फॉर्म में अपनी कॉपी को, अपनी आरएनए की फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। वो प्रोसेस क्या है बेटा? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है। एंड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए बनता है बेटा जी, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। कैसा बनता है? यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। और याद रखना है बेटा जी, आरएनए 3 प्रकार का बनता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। 3 प्रकार का आरएनए बनता है बेटा जी, कोई हम एक प्रकार की नहीं बात करते। हमारी सेल में 3 आरएनए। अब उस वर्ड को समझ के देखो दोबारा से। क्या डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तीनों आरएनए की जरूरत नहीं है क्या? क्या डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इन 3 टाइप ऑफ आरएनए की जरूरत नहीं है क्या? है। तो मैं कहूंगा डीएनए इज डिपेंड अपॉन द आरएनए फॉर इट्स फंक्शनिंग। मैंने बोला मेरी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है, जो डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज हैं, उसके लाइफ प्रोसेस वो इवोल्व ही हो गए। किसके अकॉर्डिंग बेटा जी? यहाँ पे आरएनए के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे भाई राइबोसोम बनाने के लिए मुझे आरएनए चाहिए, मुझे राइबोसोम बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। मुझे सोचेगा वर्ड को बेटा यहाँ पे, मुझे इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स चाहिए राइबोसोम को बनाने के लिए। माना इस आरएनए को बनाने के लिए डीएनए चाहिए, पर डीएनए को अगर राइबोसोम बनाना है तो डीएनए खुद जाके राइबोसोम नहीं बनाएगा। चलो मैं अपने एक पार्ट यूज करके राइबोसोम बना दूं ना। डीएनए का काम है भाई तू एक्सप्रेस कर आरएनए को, और तू उस आरएनए से बनवा प्रोटीन। और कुछ ऐसे आरएनए बनेंगे जो उस प्रोटीन के साथ मिलके क्या करेंगे बेटा जी? यहाँ पे आपका राइबोसोम बनाएंगे। तो राइबोसोम का बनना इज डिपेंड अपॉन द आरएनए एंड द प्रोटीन। तो मतलब इसका बनना इवॉल्व अराउंड द आरएनए। अब ये जब फंक्शन करेगा, ये जब एक नया प्रोटीन बनाएगा, तो नया प्रोटीन बनने के लिए जो मैसेज चाहिए वो डीएनए फॉर्म में नहीं चाहिए, उसे एमआरएनए की फॉर्म में चाहिए। यहां जो मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है वो भी कौन है? आरएनए है। मतलब the mechanism evolved around the RNA. मतलब it is a very essential process. सेंट्रल पॉइंट है ये। डीएनए को अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन करना बहुत ही जरूरी है। यही एक पॉइंट है जो आपको समझना है। ट्रांसक्रिप्शन बेटा जी एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जबरदस्त एक प्रोसेस जो होना सेल में बहुत ही जरूरी है। बिकॉज हमारी सेल में जो मैकेनिज्म घटित होने हैं, जो क्रियाएं घटित होने हैं यहाँ पे, वो आरएनए के अकॉर्डिंग होनी है। डीएनए चले के काम नहीं करेगा। डीएनए को काम करने के लिए, एक्सप्रेस होने के लिए आरएनए बनाना पड़ेगा। और अगर उसे आरएनए बनाना पड़ेगा तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे वो आरएनए के फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा। वो कॉपी करने वाला मैकेनिज्म ही तो क्या है बेटा? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है। ये पॉइंट समझ में आ गया? चलिएगा, ये था इनिशिएट पार्ट।
कि ट्रांसक्रिप्शन वर्ड क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो एक अच्छी सी बेटा जी, जो मैं बार बार बोले जा रहा हूं वही आप एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए कॉपी इट्स इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म ऑफ द आरएनए, इनटू द फॉर्म ऑफ द आरएनए। बस आरएनए लिखना, टाइप की बातें मत करना, किसी प्रकार का आरएनए बनो, वो बनना क्या कहलाएगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझ के देखते हैं। ये हमारा डीएनए है, डीएनए की एक स्ट्रैंड होती है बेटा 5' और एक स्ट्रैंड होती है 3', और डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल होती है दोनों स्ट्रैंड में। दूसरी कैसी बेटा, यहाँ पे 3 स्ट्रैंड टू 5, 3 to 5 है। अब मैं पूछूं आपसे, डेफिनेशन को और थोड़ा अच्छी रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पे जब डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा तो कैसे करेगा, तो आप लोगों ने एक वर्ड समझा था डीएनए रेप्लिकेशन में, इससे जब डीएनए बनता है तो उसका बनना भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल पे डिपेंड करता है। वर्ड याद आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल, कि सर एडेनिन के सामने आके थाइमिन जुड़ता है, ग्वानिन के सामने आके साइटोसिन जुड़ता है, साइटोसिन के सामने आके ग्वानिन आता है, थाइमिन के सामने एडेनिन आता है। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करते हुए एक नई चेन बनती है। पढ़ा था आप लोगों ने ये बातें। तो वैसे मैं कहूंगा डीएनए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए आरएनए बनेगा। चलिए गई बात समझ में आ गई। बट क्या बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे डीएनए बनेगा? कोई बदलाव है? तो आप कहोगे ये सर एक बदलाव है। क्या बदलाव है? आरएनए के अंदर कभी थाइमिन नहीं होता, आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरासिल होता है। तो रूल को समझना, मैं बोलूंगा आरएनए गेट सिंथेसाइज्ड बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल, एज इन द आरएनए देयर इज नो थाइमिन। सो वो रूल कैसे लागू होगा उसको जरा समझिएगा। एडेनिन अगर डीएनए में है तो आरएनए में क्या बनेगा बेटा जी, यूरासिल बनेगा। डीएनए में अगर ग्वानिन है तो यहां आरएनए में क्या बनेगा, साइटोसिन। यहां अगर साइटोसिन तो यहां ग्वानिन, यहां थाइमिन है तो यहां एडेनिन, बट यहां एडेनिन है तो आरएनए में बेटा जी यूरासिल आएगा। एक छोटा सा चेंज को समझना आपको यहाँ पे। डीएनए गेट्स आरएनए गेट्स सिंथेसाइज्ड बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल, बट in the RNA at the place of thymine uracil is present। means एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो थाइमिन नहीं होगा बेटा, कौन होगा, यूरासिल होगा। दोबारा बोलो एक और अच्छी डेफिनेशन। मैंने कहा आरएनए गेट्स सिंथेसाइज्ड बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल, एंड इन द आरएनए सिंथेसिस यूरासिल इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एडेनिन, नॉट थाइमिन। डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त बना दी हम लोगों ने कि आरएनए में कॉम्प्लीमेंट रूल से तो बनेगा, बट वहां पे एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन नहीं होगा, कौन होगा, यूरासिल होगा। और बाकी सब बातें सेम टू सेम होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? आप लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने, उसको लिख सकते हो आरएनए गेट्स सिंथेसाइज्ड बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल, एंड इन द आरएनए सिंथेसिस यूरासिल इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ द एडेनिन। ये दोनों पॉइंट आपको लिख देनी चाहिए आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। समझ में आ गई बातें? अब अगले वर्ड में समझते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। यहाँ पे बोर्ड में 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो आपको समझना है। भाई ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप कहते हो सर जब भी न्यूक्लिक एसिड बनती है उसका बनने का डायरेक्शन होता है 5' to 3', क्योंकि थर्ड एंड के ऊपर OH प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और वो अगले वाले 5 पे अटैक करते हैं। इस तरह से बनने का डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है, वो क्या होता है, 5' to 3' होता है। चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, हमेशा बनने का डायरेक्शन क्या होता है, 5' to 3' होता है। ये बात आप लोगों को पता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों की बातें याद होंगी। तो मैं कहूंगा जिस स्टैंड के ऊपर, अब देखो यहाँ पे 2 स्टैंड है, एक ये स्टैंड एक ये स्टैंड है, तो मैंने कहा जिस स्टैंड के ऊपर आरएनए बनेगा, जिस स्टैंड के ऊपर आरएनए बनेगा वो स्टैंड कहलाएगी टेम्पलेट स्टैंड। मैं बोल देता हूं चलिए इस साइड में बनने वाला है तो मैं कहूंगा ये स्टैंड कहलाएगी टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, अगर वर्ड को समझिएगा। आप कहोगे सर यही स्टैंड क्यों बने टेम्पलेट, ये दोनों स्टैंड टेम्पलेट क्यों नहीं बने? ये मतलब 3' to 5' ऐसे बन जाता है यहाँ पे आरएनए। मतलब क्वेश्चन क्या है मेरा उसको समझो। आप लिखिएगा अपने नोटबुक में क्वेश्चन, व्हाई बोथ स्ट्रैंड डू नॉट गेट कॉपी
during the transcription. Why both strand do not get copy during the transcription? लिखो ये क्वेश्चन लिखो नोटबुक में, लिख दो बेटा इस क्वेश्चन को, बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Why both strand do not get copy during the transcription? तो अब उसका आंसर जानते हैं. मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ द टू रीजन. बिकॉज ऑफ द टू रीजन. समझिएगा उस दो रीजन को. भाई सोचो, अगर इस स्टैंड के ऊपर आरएनए बना, एक बार स्टैंड बना ले बेटा, चलिए हम स्टैंड बना लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाए. मैं छोटी सी स्टैंड बना लेता हूं आपके लिए, मतलब एक बेस पेयर की सीक्वेंस बना लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए और आसान हो जाए समझना. समझदार बच्चे हैं तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या बनाया. आपने ये क्या है, दोनों जो स्टैंड होती है उस स्टैंड में आपने कहा था बैकबोन में ये जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है बच्चा? 3' 5' फॉस्फो, बोलो बोलो बोलो, डाइस्टर बॉन्ड. वो बच्चा ये बॉन्ड्स पढ़ाया मैंने आपको, और ये दोनों स्टैंड जुड़ी हुई है. ये बॉन्ड कौन सा है नमन, कौन सा बॉन्ड है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड. पता है आप लोगों के सब बातें, चलेगा हम इन बातों की बातें नहीं करते. पता है आप लोगों को, बड़े समझदार बच्चे हो, आप लोगों की बातें पता है. अब जरा वर्ड को समझो. अगर सिर्फ इस स्टैंड के ऊपर आरएनए बना तो क्या बनेगा? मैं कहूंगा भाई ए के सामने टी के सामने आ जाएगा ए, यहां ए के सामने आ जाएगा यू, जी के सामने सर सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, और यहाँ इसके सामने जी, सी, ए, यू. डायरेक्शन क्या होगा? 5' to 3'. ये मेरा आरएनए बन गया अगर मेरी ये स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, नहीं सर ये स्टैंड है टेम्पलेट, चलिएगा तो मैं कहूंगा ये स्टैंड अगर यू टेम्पलेट है तो क्या बना होगा? टी के सामने आ गया बेटा जी ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने यू, ये जी आ गया, सी आ गया, जी आ गया, ए आ गया, यू आ गया. सर ये 5' to 3' में ये हमारा आरएनए है अगर ये स्टैंड यहां पे बिहेव करती है एज ए टेम्पलेट. मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन रिपीट करो जरा एक बार. व्हाई द बोथ स्टैंड डू नॉट गेट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन? कि क्या दोनों स्टैंड कॉपी होते? एक तो मैंने कहा भाई एक ही स्टैंड कॉपी होते, तो आपका दिमाग में पॉइंट आ गया. विभूति खड़ी होते मुझसे पूछती है सर दोनों स्टैंड क्यों नहीं कॉपी हुई, तो अब मैं उसका आंसर समझा रहा हूं क्यों नहीं कॉपी हुई. विभूति को नहीं, पूरी क्लास को समझिएगा बात कि दोनों स्टैंड कॉपी नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? पहला पॉइंट को समझो. अगर ये दोनों स्टैंड यहाँ पे एक्ट करेंगे एज ए टेम्पलेट, तो आप ये देखो दोनों आरएनए की जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है. आरएनए पढ़ो 5 से 3 वाले ए यू सी, यहां पढ़ो ए टी, सॉरी यहां टी नहीं आएगा, यू आएगा. आरएनए ना बेटा, आपने कहा सर यहां सीक्वेंस क्या है 5 से 3 में? ए यू जी सी, यू जी सी. 5 से 3 में देखो डायरेक्शन में क्या है, यहां देखो 5 से 3 में ए यू सी जी, मतलब दोनों आरएनए की सीक्वेंस अलग अलग हैं. और अगर दोनों आरएनए के सीक्वेंस अलग अलग हैं तो दो डिफरेंट टाइप के यहाँ प्रोटीन बनेंगे. मतलब डीएनए की स्टैंड तो एक ही है, मतलब डीएनए का एक ही सेगमेंट के अंदर बेटा जी यहाँ पे 2 डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स बनेंगी. तो डोंट यू थिंक जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्वाइट यहाँ पे कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. मतलब हम कहेंगे भाई यही डीएनए तो एक है, मतलब डीएनए का पार्ट तो ये एक ही है, बट ये एक पार्ट यहाँ पे एक नहीं, 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है.
तो आप कहोगे सर इस तरह से हमारे लिए इंफॉर्मेशन को पढ़ना क्या हो जाएगा, क्वाइट यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और अच्छे वर्ड को समझते हैं। अब अगर मैं ये देखूं, ये दोनों आरएनए को अगर आप मिला के देखोगे तो देखो बेटा जी, ए के सामने यू है, यू के सामने ए है, सी के सामने जी है, जी के सामने सी है, तो डोंट यू थिंक ये दोनों के दोनों जो बेटा जी यहाँ पे आरएनए के बेस पे रहे बेटा, ये डोंट यू थिंक एक कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हो जाएंगे और आरएनए जो है वो डबल स्टैंड का हो जाएगा। मैं 2 पॉइंट समझा रहा हूं। अगर दोनों स्टैंड कॉपी हो गई तो जो आरएनए बनेगा वो डिफरेंट सीक्वेंस का बनेगा, वो डिफरेंट सीक्वेंस जो है बेटा जी वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है तो इन दैट कंडीशन में ये सिंगल स्टैंड आरएनए बेटा जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल स्टैंड आरएनए हो जाएगा। जबकि आरएनए होना कैसा चाहिए, सिंगल स्टैंड होना चाहिए फॉर इट्स एक्सप्रेशन, बट आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्टैंड हो जाएगा। दूसरा बेटा जी यहाँ पे ये 2 डिफरेंट काइंड के आरएनए के सीक्वेंस बना रहा है यहाँ पे, और तो 2 डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स बनेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ही डीएनए अगर 2 प्रोटीन बनाएगा बेटा जी यहाँ पे, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्वाइट कैसी हो जाएगी, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डीएनए के लिए एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। डीएनए एक्सप्रेस कैसे करे, बिकॉज वो एक्सप्रेस करेगा तो 2 अलग अलग आरएनए बनेगा, 2 अलग अलग आरएनए बनाएगा यहाँ पे, तो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसके लिए इन्फॉर्मेशन को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तब जरा इंफॉर्मेशन वो रीजन जा रहे हैं अच्छे से यहाँ पे, चलिए लिखिएगा पहला रीजन। मैं आंसर दोबारा बोलता हूं, क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं। The both strand of the DNA do not get copied during the transcription because, first point, if both strand get copied during the transcription, then it lead to formation of 2 different of RNA sequence, lead to formation of 2 different RNA sequence that form 2 different kind of protein, that form 2 different kind of protein, and it make genetic information quite complicated. Second point, if both strand get copied, then it lead to formation of complementary RNA, then it lead to formation of complementary RNA strand, and both strand get combined and form the double strand RNA. And for the RNA expression, RNA must be single stranded. अगर ये डबल स्टैंड हो गया तो RNA is not able to express. It's all about 2 reasons जो हमने ये समझाया आपको कि DNA की एक ही स्टैंड कॉपी होता है। तो जब आप एनसीईआरटी बुक को खोलोगे वहां पे एक वर्ड लिखा होगा बेटा जी, या उस वर्ड को अच्छे समझाऊं आपको। पहले यहाँ पे जो स्टैंड कॉपी होगी वो स्टैंड क्या कहलाएगी बेटा जी, यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड। मान लेता हूँ ये वाली स्टैंड कॉपी होगी तो मैं कहूंगा ये स्टैंड बनेगी बेटा जी यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड। अब इससे जो अपोजिट स्टैंड होगी उसका क्या नाम होगा, उस नाम को जरा समझ कर देखो। सपोज करो मेरी बात को मानो, श्रुति जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को समझो, ए श्रुति जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको समझो। ये वाली जो स्टैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, तो क्या हो रहा है जरा समझो। सर इसके सामने ए के सामने यू आ गया, ए के सामने सॉरी टी के सामने ए आ गया, ए के सामने यू आ गया, जी के सामने सी आ गया, सी के सामने जी आ गया, ये हमारा आरएनए बन गया। इस आरएनए के पास अब इंफॉर्मेशन है एक प्रोटीन को बनाने की, इसके पास यहाँ पे कोडेड इंफॉर्मेशन है, कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक प्रोटीन को बनाने की। जरा देखो बेटा जी ये स्टैंड जो बनी 5' to 3' बनी है और ये इस स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो मेरे भाई ये स्टैंड में इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इस स्टैंड में और इस स्टैंड में क्या डिफरेंस करोगे। सर ये दोनों स्टैंड, ये भी 5' to 3' है, ये आरएनए बना ये भी 5' to 3' है, इसके सीक्वेंस और इसके सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, बस फर्क इस बात का है उसमें अगर थाइमिन है तो यहाँ पे क्या यूरासिल है, और दोनों स्टैंड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो मैं कहूंगा अगर इस आरएनए ने आगे जाके प्रोटीन को बनाना है तो मतलब इस आरएनए के पास अगर कोडेड इंफॉर्मेशन तो मतलब वही सेम इंफॉर्मेशन यहां बैठे, तो मैं कहूंगा ये वाली स्टैंड कहलाएगा बेटा जी आपके यहाँ पे कोडिंग स्टैंड। तो ऑप्शन आ जाए आपके लिए, विच ऑफ द स्टैंड गेट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन को सुनना गंभीरता से लिख ले नोटबुक के अंदर, विच स्टैंड गेट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं कहूंगा टेम्पलेट स्टैंड गेट कॉपी, जो स्टैंड कॉपी हो रही है उसको क्या बोलना, टेम्पलेट स्टैंड। मैं आपसे पूछूं द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए इज इक्विवेलेंट टू द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए इज इक्विवेलेंट टू द विच स्टैंड ऑफ द डीएनए। The sequence of the RNA is equivalent to the which strand of the DNA। तो क्या कहोगे,
विद द कोडिंग स्ट्रैंड, उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है भाई। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे थायमिन है तो वहां पे क्या है बेटा जी, यूरासिल है। इसके अलावा ये दोनों स्ट्रैंड कैसी है बेटा जी आपके यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रैंड है। पेपर में आता है क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, चलो आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको सोल्व करना है, मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फ्लोज। उसने आपको जो सीक्वेंस दिया बेटा वो किसकी सीक्वेंस दी है, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी है 5' to 3' में। तो उसने पूछा है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द mRNA। उसने आपको यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस दी है, वो भी किसकी, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी है, कोडिंग स्ट्रैंड की। तो वो पूछ रहे आपसे mRNA सीक्वेंस क्या होगी, तो मैंने अभी आपसे बताया द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो करना क्या है, इस स्ट्रैंड में जहां थायमिन लिखा है बच्चा वहां पे यूरासिल कर दो और बाकी सेम टू सेम होगी, हाँ कि ना। यहां पे जहां थायमिन लिखा है वहां क्या कर दो, यूरासिल कर दो। बाकी मैंने अभी तो आपको समझा दिया, समझ के देखना, ये आरएनए है और ये बेटा जी आपके 5' to 3' डीएनए की स्ट्रैंड है। किसी ने मुझे ये स्ट्रैंड दी और कहा है कि मुझे ये तो आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, तो मैं कहूंगा भाई बिल्कुल इसकी जैसी होगी, बस थायमिन की जगह क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूरासिल पुट करना है। पैसे देखो दोनों सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री, समझ में आई बातें। मैंने आज आपको क्या समझाया उस बात को समझ लो। ट्रांसक्रिप्शन वर्ड की डेफिनेशन समझा रहा हूँ, वर्ड का मतलब क्या होता है। दोनों स्ट्रैंड कभी कॉपी नहीं होती, सिर्फ एक स्ट्रैंड कॉपी होती है। दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होती मैंने वो समझाया। जिस स्ट्रैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या कहलाएगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो क्या कहलाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड। अब पॉइंट आएगा आपके दिमाग में, सर विच स्ट्रैंड इज एक्ट एज टेम्पलेट एंड विच स्ट्रैंड एक्ट एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये बातें हमें अगले टॉपिक में समझ में आएगी, जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा टॉपिक आएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो आपको ये बताएगा टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड डिसाइड कौन करेगा, कि भाई 3 to 5 तो यहाँ भी है, 3 to 5 तो यहाँ भी है, तो सर यू भी तो आरएनए बन सकता है, यू भी तो बन सकता है। तो कौन टेम्पलेट बनेगा, कौन कोडिंग बनेगा, ये डिसाइड कौन करेगा बेटा जी यहाँ पे। इसका आंसर मिलेगा आपको इन द कमिंग लेक्चर। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनाए रखिएगा और अगला वीडियो देखिएगा इस आंसर को जानने के लिए। थैंक यू।